नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं हूं सचिन और आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं पार्ट 4, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस पार्ट में हम जानेंगे कि 1830 से 1848 के बीच में जो जो रिवॉल्यूशन हुए उनका क्या यूरोप के ऊपर प्रभाव पड़ा और उनसे यूरोप ने क्या सीखा। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड जिसने भी नहीं देखा है पहले वो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और थर्ड देखिए और उसके बाद ये पार्ट फोर्थ यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1830 रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड। फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद लोगों के अंदर फ्रीडम, लिबर्टी और इक्वलिटी की डिमांड बढ़ गई थी और लोगों में डिमांड बढ़ेगी तो वहां के लोग भी परेशान होंगे। तो हो क्या रहा था, यूरोप के बहुत सारे रीजन्स के अंदर ऑटोक्रेटिक जो किंग्स थे वो रूल कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, रूल कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई, पहले डिमांड कर रहे थे फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वलिटी की। और क्या हो रहा था वहां पर, ऑटोक्रेटिक रूलर्स, बहुत सारे रीजन में ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे। अब लोग नेशनलिज्म से इंस्पायर होके वहां क्या करना चाहते थे, नेशनलिज्म से इंस्पायर होकर इंडिपेंडेंट नेशन चाहते थे। क्या चाहते थे? इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। क्या हो रहा था फ्रांस, फिर देख लेते हैं 1830 रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड क्या है कि जो लोग हैं वो फ्रीडम, लिबर्टी और इक्वलिटी की डिमांड कर रहे थे। हो क्या रहा था वहां पर, जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स है वही ज्यादातर रीजन में वो अपना रूल्स कर रहे थे। ठीक है, रूल कर रहे थे तो लोग क्या चाहते थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे और अपने नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, सबको फ्रीडम चाहिए था। इसके बाद आता है द जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस के अंदर 1830। अब यहां पर क्या हो रहा था जुलाई रेवोल्यूशन के अंदर, वहां पर एक किंग था, चार्ल्स 10। उस किंग ने उस किंग ने इतनी खतरनाक चीज की, मतलब उसने फ्रीडम को ये लगा लो क्रश करने की कोशिश की कि खत्म कर देना है, पूरे फ्रीडम को उसने क्रश करने की कोशिश की। सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ पर कौन राज कर रहा था, पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो चार्ल्स 10 कब कर रहा था ये, 1830 के अंदर। क्या किया इसने, फ्रीडम को क्रश। लेकिन लोग हार नहीं माने, लोगों ने इस बार अपने देश को बचाया और लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। और लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया तो इस किंग को क्या करना, भागना पड़ा। ये भाग गया। ये भाग जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये भाग गया तो कोई नया आएगा। अब नया आएगा, अभी तो कोई नहीं है, यानी अब लोग अपने हिसाब से बनाएंगे तो नया जो आदमी आता है, नया जो लोग आता है, नया जो किंग आता है, नया जो रूलर आता है, वो कौन आता है इस बार, वो आता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्या होता है वो समझ लो, मतलब राजा तो होगा लेकिन राजा के ऊपर रूल्स चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। उसी को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन, यानी राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब राजा की मर्जी नहीं चलेगी। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आया उसका नाम है लुइस फिलिप। क्या नाम है, लुइस फिलिप। एक बार फिर यहां पर नोट करने वाली बात क्या है कि एक बार फिर फ्रांस यूरोप का सेंटर बन गया रिवॉल्यूशन का। हमने पहले भी पढ़ा था ये चीज, अरे पर फिर हम फ्रांस की चीज पढ़ रहे हैं। चलो आगे देखते, आगे क्या होता है। आगे हम देखते हैं, बेल्जियम बिकम एन इंडिपेंडेंट। अब बेल्जियम के ऊपर कौन रूल कर रहे थे,
बेल्जियम पे रूल कर रहे थे नीदरलैंड्स वाले। सब नोट कर लेंगे इस चीज को, नीदरलैंड वाले रूल कर रहे थे। क्या हो रहा था कि लैंग्वेज लैंग्वेज रिलीजन कल्चर, लैंग्वेज रिलीजन और कल्चर सब डिफरेंट थे यहाँ पर, कुछ भी सेम नहीं चल रहा था। अब क्या होता है, ये सब डिफरेंट चल रहा था, तो अब क्या होता है, यहाँ पर रिवोल्ट होता है। तो 1830 में 1830 1830 में यहाँ पर क्या होता है, रिवोल्ट होता है। अब इसी रिवोल्ट की वजह से बेल्जियम इंडिपेंडेंट बन जाता है। क्या हो जाता है बेल्जियम, 1830 में जो रिवोल्ट होता है उससे इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। बस इतना याद रखना है बेल्जियम के बारे में, ज्यादा से ज्यादा एक या दो नंबर में पूछा जा सकता है, या केस स्टडी। तो इतना ही याद रखो, कौन रूल कर रहा था, नीदरलैंड। क्या हो रहा था, हर सब कुछ अलग था, लैंग्वेज रीजन और कल्चर अलग था। और 1830 में रिवोल्ट हुआ और वो क्या बन गया, इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। अब आगे हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत, ग्रीक रिवॉल्यूशन होता है भाई। अब क्या है कि ये स्टार्ट थोड़ा जल्दी हो जाता है, कभी कोई कोई बात नहीं, जल्दी स्टार्ट हो गया। अब हो क्या रहा था, ग्रीस के ऊपर राज कौन कर रहे थे, ग्रीस के ऊपर राज था ओटोमन एम्पायर का। ये नोट करना भाई, किसका किसका राज था, ओटोमन एम्पायर का। अब सब लोग ओटोमन से आजादी चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे। ठीक है, अब ठीक है, आजादी चाह रहे हैं। अगला पॉइंट अगर देखें तो पूरे यूरोप में जितने भी फिलोसफर्स होते हैं और आर्टिस्ट होते हैं, उन्होंने किसका साथ दिया, उन्होंने जितने भी फिलोसफर्स होते हैं और एंड आर्टिस्ट, उन्होंने ग्रीस का सपोर्ट किया। अब ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, देखना, इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हारा। ये आइडिया बहुत पॉपुलर हुआ कि नेशनलिज्म शुड विन ओवर फॉरेन रूल। भाई चलो, फॉरेन भाई कोई दूसरा एम्पायर हमारे ऊपर राज कर रहा है और हमारी नेशनलिज्म उसको नहीं हरा पा रही है, हमारी एकता ही नहीं है। क्यों नहीं है एकता, कहाँ गए सारे, अरे एक हो जाओगे आजाद हो जाओगे। तो यहाँ पर ये आइडिया बहुत पॉपुलर हुआ, नेशनलिज्म विन होनी चाहिए फॉरेन रूल के ऊपर। समझ में आया। अब 1832 1832 में ग्रीस इंडिपेंडेंस नेशन बन जाता है, इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है, यानी 1832 में ग्रीस को ओटोमन एम्पायर से आजादी मिल जाती है। तो ये हमने पूरा ग्रीस का पढ़ा। फिर से एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं। जो ग्रीस है, रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1821 में और 1832 में खत्म होता है। ये कनेक्टेड है अपने 1830 के रिवोल्यूशन से। ओटोमन एम्पायर का राज था, सब लोग इंडिपेंडेंस चाहते थे, फिलोसफर और आर्टिस्ट भी ग्रीस का साथ दे रहे थे। और एक फेमस लाइन निकल के आती है यहाँ से कि नेशनलिज्म शुड विन ओवर फॉरेन रूल। और सब लोग जब साथ देते हैं, रिवोल्यूशन होता है, इतने साल से स्ट्रगल चल रहा है, तो 1832 में इंडिपेंडेंस मिल जाता है ओटोमन एम्पायर से। ठीक है, समझ में आया सबको। चलो आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इम्पैक्ट क्या पड़ा रिवोल्यूशन का। क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, इम्पैक्ट ऑफ 1830 रिवोल्यूशन।
ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि यूरोप में नेशनलिस्ट फीलिंग स्ट्रोंग हुई। क्या हुई? यूरोप में कौन सी फीलिंग स्ट्रोंग हुई? नेशनलिस्ट फीलिंग स्ट्रोंग। सबसे पहला पॉइंट ये बनता है। सेकंड पॉइंट इसका बनता है, बहुत सारे लोगों ने डिमांड की, डिमांड बढ़ी यहां पर, डिमांडेड क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल क्या डिमांड की? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डिमांड की। समझ में आया? अगला पॉइंट बनता है इसमें ऑटो के। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल सब मांग रहे हैं, तो यहाँ पर ऑटोक्रेटिक जो रूलर होती है, ऑटोक्रेटिक रूलर जो होते हैं, उनकी जो पावर है वो वीक हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। ऑटोक्रेटिक जो रूलर होते हैं क्या हो जाते हैं? वो वीक पावर। और अगले अगर पॉइंट की बात करें, तो अब जो मिडिल क्लास जो लोग थे, जिनको पहले कहीं भी दर्जा नहीं दिया जाता था, अब वो भी पावर में आना चाहते थे, पावर में आके अपने रोल चाहते थे। मिडिल क्लास रोल चाहते थे, किसका? पॉलिटिकल का। तो ये सब इम्पैक्ट पड़ा। ये 4 पॉइंट नोट कर लेना, पेपर में आएगा, चारों पॉइंट लिख देना, नंबर आएंगे बढ़िया। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अब हमने इम्पैक्ट भी पढ़ लिया 1830 का। अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है 1848 से। द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। अब चलो यूरोप का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है वो टर्निंग पॉइंट? 1848 का रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ? किंग होते हैं, इसका नाम होता है लुइस। वही हमने अभी मैंने इसका नाम बताया था, लुइस फिलिप। ये जो किंग है, इसके खिलाफ स्टार्ट हो गया प्रोटेस्ट। क्या स्टार्ट हो गया? प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। और इस किंग के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। कैसे हुआ? जो मिडिल क्लास लोग थे, मिडिल क्लास मिडिल क्लास लोग थे और वर्कर थे, जितने भी काम करने वाले, हर जगह फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम करने वाले, मिलकर डिमांड करते हैं। क्या करते हैं? डिमांड। क्या डिमांड करते हैं? फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट डिमांड क्या होती है उनकी। ध्यान से देखना, फर्स्ट डिमांड होती है वोटिंग राइट्स। पहली डिमांड होती है उनकी वोटिंग राइट चाहिए भाई हमें। वो तो हो गया तुम्हारा खेल। अब वोटिंग राइट दो, नहीं तुम्हारी फील्डिंग सेट हो जाएगी। दूसरी डिमांड करते हैं जॉब्स, कि हमें भाई, हम बेरोजगार हैं, हमें जॉब्स दो, भूखे मर जाएंगे नहीं तो जॉब्स मांगते हैं। थर्ड डिमांड उनकी होती है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये है, सिंपल से समझो, कि अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो हम उनको, लोगों को बताएंगे कि गलत चल रहा है। ये नहीं है कि अपनी मनमानी करोगे ना, दबा नहीं सकते किसी को, फ्रीडम होना चाहिए उनको, वो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ बोलने का। तो ये तीन डिमांड उन्होंने अपने आगे रखी। इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट उसका ये निकला कि 1848 के अंदर सेकंड रिपब्लिक स्टैब्लिश हो गया। 1848 के अंदर सेकंड रिपब्लिक एस्टेब्लिश हो गया। ये चीज हमने कहाँ की पढ़ी, इतनी सारी चीजें?
ये हमने पढ़ी है अभी फ्रांस की। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली फ्रांस की 1848 में क्या हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, ये समझ में आया सबको फ्रांस वाला? चलो आगे देखते हैं। फ्रांस के बाद बी देखते हैं, जर्मन। जर्मन लोगों ने क्या किया, या जर्मनी ने क्या किया? अब जर्मन भी चाह रहे थे डिमांड, किस चीज की डिमांड? जर्मन डिमांड यूनिटी। कब? वही 1848 के अंदर ये लोग भी डिमांड करने लगे। अब इन्होंने क्या किया, कैसे किया वो देखो। जर्मन के अंदर बहुत छोटे छोटे स्टेट बने हुए थे अलग अलग जगह। चलो भाई, यहाँ पर किसी और का रूल, यहाँ पर किसी और का, यहाँ पर किसी और का रूल। अब ये सारे छोटे छोटे स्टेट चाहते थे क्या? यूनिटी। कि अब सबसे पहले हमारे अंदर आए यूनिटी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में कई बार पूछा गया है कि यहाँ की पार्लियामेंट जिन्होंने बताई उसका नाम क्या है। बहुत है, नोट कर लेना, कहीं भी लिख लेना, पेपर में आता ही और आएगा कि यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है। पार्लियामेंट का नाम है फ्रैंकफर्ट। याद रखना, पार्लियामेंट। थर्ड पॉइंट अगर यहां से पूछा जाए तो थर्ड पॉइंट यहां का बनेगा, यहां पर होता है नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोग क्या करते हैं, पहले पार्लियामेंट बनाते हैं, फिर अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ठीक है, मतलब भाई ठीक है, ये एक साथ आ गए, पार्लियामेंट बना ली, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, लेकिन इनके साथ हो जाता है खेला। और वो खेला क्या होता है, जरा वो देख लीजिए। क्या होता है यहाँ पर, जो किंग होता है ना, जिनके खिलाफ ये कर रहे थे, वो मना कर देता है, आओ देता हूं तुम्हें रूल, आजादी, आ जाओ ले लो आजादी। तो यहाँ का जो किंग था, प्रशियन जो किंग था, वो पिटवा देता आर्मी से अपने इन लोगों को, रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, रिफ्यूज कर गया तो यहां पर एक चीज हो जाती है क्या, कि जर्मन यूनिटी, जर्मन स्ट्रगल फेल हो जाता है। वो आगे चल के फिर बिस्मार्क कंप्लीट करवाता है इनकी यूनिटी, वो नहीं होता तो फिर ये भी आज नहीं कर रहे होते स्ट्रगल। तो यहां तक किया इन्होंने, नहीं हो पाया, और आगे चाहेगा आएगा भी, आगे पढ़ेंगे कि कैसे बिस्मार्क ने इनको क्या कराया, बाद में आजाद कराया। चलो यहाँ तक समझ में आएगा, चलो आगे देखते हैं। जिसके अंदर कौन होता है, मेटरनिच, मेटरनिक रीजन। तो यहां पर सबसे पहले सभी लोग कमेंट करके बताइए, यहाँ पर कौन था, यहाँ पर राजा, बताइए। अरे ऊपर लिखा भाई नाम, कौन था? ये था, पर ये कैसा रूलर था, डेमोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक? ऑटोक्रेटिक, बहुत बढ़िया, ऑटोक्रेटिक। ठीक है, ये एक ऑटोक्रेटिक था। यह क्या हुआ यहाँ पर 1848 के अंदर, ये जो इतना प्रेशर पड़ रहा था ना पब्लिक का इन रूलर्स के ऊपर, इस प्रेशर में आके ये भाई क्या कर देते हैं, ये इनकी हो जाती है सिटी पिटी गुल, और ये कर देते हैं रिजाइन, कि भाई ठीक है अब मेरे से नहीं संभाला जा रहा, अपना देखो। ठीक है, अब क्या हो जाता है, पूरे यूरोप के अंदर, यूरोप में, यूरोप के अंदर अब डेमोक्रेटिक और नेशनलिज्म, दो चीज पावरफुल बन जाती है, ये यहां पर हो जाता है। तो हमने द रिवोल्यूशन ऑफ 1848 में
3 जगहों के बारे में पढ़ा, पहले फ्रांस, फिर जर्मन, फिर तीसरा वेना। ठीक है। और इस पूरे वीडियो के अंदर हमने जाना द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 से 1848। अब आगे के चैप्टर हम पढ़ेंगे पार्ट 5 के अंदर। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और बने रहिए मेरे साथ। और जल्दी ही आएगा पार्ट 5। थैंक यू।